Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about gift diplomacy of India, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, इंडिया के सॉफ्ट पावर को और बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई तरह की डिप्लोमेसी को अब प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जिसको अब गिफ्ट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जिसमें जब भी वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बाकी अलग अलग देश के हेड ऑफ़ द स्टेट्स के लिए वो गिफ्ट्स कैरी करते हैं, और ऐसे गिफ्ट्स जो इंडिया के रिच एंड डाइवर्स आर्ट एंड कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए गिफ्ट्स होते हैं. इसी तरीके का काम उन्होंने किया था जब पिछले बार अभी जापान में क्वाड समिट हुई थी, और अभी जब G7 मीट हुई है इन जर्मनी, देयर ऑल्सो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ कैरिड वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स एग्जिबिटिंग इंडियाज़ रिच एंड डाइवर्स आर्ट एंड कल्चर. तो ज़रा देखते हैं अलग अलग तरह के गिफ्ट्स अलग अलग G7 लीडर्स के लिए जो लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे. सबसे पहले US प्रेसिडेंट जो बिडेन के लिए ही कैरिड अ गुलाबी मीनाकरी ब्रूच एंड अ कफलिंग. तो मीनाकरी आर्ट जो है इट इज़ अ GI टैग्ड आर्ट फॉर्म फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश. तो ये इस तरह की कारीगरी होती है मीनाकरी आर्ट में, और ये इसको GI टैग मिला हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, GI टैग फ्रॉम वाराणसी. जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए ही कैरिड अ ब्लैक पॉटरी फ्रॉम निजामाबाद, इस तरीके का कुछ. अर्जेंटीनियन प्राइम प्रेसिडेंट के लिए ही कैरिड ए नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट विच इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़. तो अगर डोकरा आर्ट की बात की जाए, देखिए ये याद करने मत बैठ जाना आप कि किसको क्या गिफ्ट मिला था. दिस विल नेवर बी आस्क्ड, आई कैन गारंटी यू दैट. आपको याद रखना है इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, गिफ्ट डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, किसको क्या दिया क्या वो याद मत रखना. पीटी पर्सपेक्टिव से, जिसमें पीटी के जो आर्ट एंड कल्चर के सवाल होंगे उसमें आपको याद रखना है मीनाकरी आर्ट कहाँ का है, या ये जो डोकरा आर्ट जो अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट को दिया गया है जिसमें इस तरह का नंदी थीम डोकरा आर्ट दिया गया है, इट इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़. इनफैक्ट ये जो डोकरा आर्ट है ये छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता रहा है. ये जो डोकरा आर्ट है इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और किया जाता रहा है डोकरा आर्ट में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का. ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक वही है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर वहाँ पे टेराकोटा स्टैचूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. लॉस्ट वैक्स टेक्निक आई होप आपको पता होगा. इस तरह पहले इस तरह का स्ट्रक्चर वैक्स की मदद से बना लिया जाता है, और वैक्स से चूँकि हाथ से मोल्डिंग करना आसान है इसलिए वैक्स का ये स्ट्रक्चर बना लिया गया. उसके बाद उसके अराउंड क्ले लगा दिया गया, और क्ले लगा करके उसको फिर आग के अंदर उसको बर्न कर दिया जाता ताकि वो हार्डेंड हो जाए, और फिर उसके अंदर मेटल डाल दिया जाता है. जैसे डांसिंग ब्रोंज गर्ल का जो स्टैचू है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो मिला है दैट वाज डेवलप्ड बाय यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक. तो उसी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इस डोकरा आर्ट में जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, और उसी का एक आर्टिफैक्ट ये नंदी थीम डोकरा आर्ट प्रेजेंट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने टू अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वाज गिवन ए हैंड पेंटेड टी सेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश बुलंदशहर. इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वाज प्रेजेंटेड लैकरवेयर राम दरबार. तो ये देखिए इस तरह का लैकरवेयर राम दरबार दिया गया इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को. ये जो लैकरवेयर आर्ट फॉर्म है इट इज़ ऑल्सो GI टैग्ड आर्ट फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश. अब इंडिया की गिफ्ट डिप्लोमेसी में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के सॉफ्ट पावर को एक्सटेंड करने के लिए इंडिया की गिफ्ट डिप्लोमेसी एक नई तरह की इनिशिएटिव है बाय आवर करेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो मोदी डॉक्ट्रिन पे कभी भी आप आंसर लिख रहे हो, मोदी डॉक्ट्रिन सिंपली मीन्स कि फॉरेन पॉलिसी अप्रोच इज टेकन बाय करेंट गवर्नमेंट. तो उसमें आप गिफ्ट डिप्लोमेसी को भी ऐड कर सकते हैं. मोदी डॉक्ट्रिन में नई नई कई सारी चीज़ें जैसे रिटेल डिप्लोमेसी पहले मैं बता चुका हूँ, फिर गिफ्ट डिप्लोमेसी.
where he carries certain amount of gift reflecting India's rich culture to different dignitaries of the world. सो इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में ये मदद करेगा. मैंने अभी ही आपको बताया कि गिफ्ट डिप्लोमेसी को इससे पहले जो क्वाड समिट हुई थी इन द मंथ ऑफ मई, वहाँ पे भी अलग अलग जो क्वाड के लीडर्स थे उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग आर्टिफैक्ट्स कैरी किया था. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Finland and Sweden to join NATO, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. लगभग 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड और स्वीडन, ये 2 देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, दे वांट टू ज्वाइन नाटो ग्रुप. और ये नाटो ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू शो देयर डिसेंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. अगर आप देखो जो मौजूदा वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, वो इसी मुद्दे पे चल रहा है. रसिया डिड नॉट वांट यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो ग्रुप बिकॉज रसिया बिलीव्स कि नाटो ग्रुप इज एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड साइड एंड इफ नाटो ग्रुप कम्स टू द बॉर्डर ऑफ रसिया देन इट विल बी ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर रसिया एंड दैट इज़ वाई रसिया कैन नॉट अलाउ इट्स अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन पार्टनर्स टू बी पार्ट ऑफ नाटो ग्रुप. और इसी कारण से यूक्रेन के ऊपर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि यू कैन नॉट ज्वाइन नाटो ग्रुप. जबकि जो यूक्रेन की सरकार है इट एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप एंड दिस इज़ वन बिग रीजन वाई रसिया इन्वेडेड यूक्रेन बिकॉज रसिया नेवर वांटेड यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो ग्रुप. अब ये जो अग्रेसिव अप्रोच लिया रसिया ने against Ukraine in order to stop Ukraine from joining NATO group, it has somehow become counterproductive for Russia. Those countries who were not even thinking of joining NATO group, now they are also joining NATO. और यही कारण है कि Sweden and Finland expressed their willingness to join NATO. They wanted to send a message to Russia that we are sovereign nations and no one can stop us from making decisions for our own interests. So they actually wanted to express their solidarity for Ukraine. कि if Ukraine wants to join NATO, Russia should not and cannot stop it. तो in one way they are trying to challenge Russia. तो फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था लगभग 2 महीने पहले जब ये वॉर शुरू हुआ उसके बाद. लेकिन फिर टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तायिप एर्डोगन ने स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप टू नाटो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया. एर्डोगन ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ये ज्वाइन नहीं कर सकते नाटो ग्रुप क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड टर्की के अंदर चल रहे एक मिलिटेंट सेक्सेशनिस्ट ग्रुप कुर्दिश को सपोर्ट करते हैं. क्या है कुर्दिश, उनके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे. आपको ये समझना है कि नाटो ग्रुप इज़ ए मेंबर ऑफ इट्स अ ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज 30 मेंबर्स. और नाटो के अंदर एक प्रोविज़न फॉलो होता है, वो है कि ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ गॉट ए वीटो. तो अगर किसी भी मेंबर ने वोट कर दिया अगेंस्ट एनी अदर प्रपोज्ड न्यू मेंबर तो फिर वो नया मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता नाटो ग्रुप को. तो अभी हर कंट्री के पास वीटो पावर है और टर्की ने वीटो कर दिया कि नहीं, स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन नहीं कर सकते नाटो को, और इस कारण से स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे. क्या कारण बताया टर्की ने? टर्की ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड हमारे देश में चल रहे ये जो कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए हम उनको ज्वाइन करने नहीं दे सकते. स्वीडन एंड फिनलैंड आर एक्टिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी और टेरिटोरियल थ्रेट ऑफ टर्की. कौन है कुर्दिश, ये ज़रा देखो. कुर्दिश लोग ये जो टर्की, सीरिया और इराक का ये जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, इस रीजन में रहने वाले एथनिक ग्रुप को हम लोग कुर्द्स कहते हैं. दिस कुर्द्स वांट टू हैव देयर ओन सेपरेट कंट्री जिसका वो नाम रखना चाहते हैं कुर्दिस्तान. और इसके लिए उन्होंने एक अपना आर्म्ड ग्रुप भी बना रखा है जिसका नाम है PKK. तो अब नेचुरली अगर कुर्दिस्तान बनेगा तो टर्की का बहुत सारा हिस्सा जो है वो टर्की से आज़ाद हो जाएगा. सो नेचुरली टर्की डज नॉट वांट दिस कुर्दिस्तान मूवमेंट. और इस कारण से जितने भी कुर्दिश रेबल लीडर्स हैं या सेक्सेशनिस्ट लीडर्स हैं उनको अगर कोई भी देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है तो फिर टर्की उसको सपोर्ट नहीं कर सकता. एंड टर्की हैज़ अक्यूज्ड कि स्वीडन एंड फिनलैंड हैव बीन सपोर्टिंग द कुर्दिश सेक्सेशनिस्ट लीडर्स. और इस कारण से
टर्की कैन नॉट अलाउ स्वीडन एंड फिनलैंड टू ज्वाइन नाटो। लेकिन अब करंट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि टर्की हैज़ ड्रॉप्ड इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो ग्रुप। दोनों ही साइड्स के बीच में, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन और टर्की के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है, 10 पॉइंट अग्रीमेंट। इस 10 पॉइंट अग्रीमेंट के हिसाब से स्वीडन और फिनलैंड ने प्रॉमिस किया है टर्की को कि वो किसी भी कुर्दिश मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी कुर्दिश लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट दे विल सपोर्ट टर्की इन फाइट अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट्स। अब ये जो मौजूदा अग्रीमेंट हो गया स्वीडन, फिनलैंड और टर्की के बीच में, इसका आउटकम ये होगा कि नाउ स्वीडन एंड फिनलैंड विल बी एबल टू ज्वाइन द नाटो ग्रुप। अब इस कारण से नाटो विल फर्दर मूव ईस्टवर्ड। तो आप देखो, रसिया ने पूरी की पूरी लड़ाई शुरू की थी यूक्रेन को रोकने के लिए, और उस चक्कर में आप देखो स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया। सो विथ हेल्प ऑफ दिस, स्पेशली फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो ग्रुप, नाउ सच अ लॉन्ग बाउंड्री ऑफ रसिया will have NATO group at its border. So this is how the war started by Russia against Ukraine is becoming counterproductive for Russia as far as Russia's strategic interest is concerned. The next article is about messenger RNA COVID vaccine, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment. तो इसको समझने के लिए हमें कुछ अपने ह्यूमन सेल्स के बारे में बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेनी चाहिए। देखिए, ये हमारे ह्यूमन सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ह्यूमन सेल में जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अलावा ह्यूमन सेल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस विच प्रोवाइड्स एनर्जी। इस आर्टिकल में हमें समझना है अबाउट दिस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सेल, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मदद करते हैं इन मेकिंग मोर एंड मोर प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। सो दिस इज हाउ राइबोसोम्स आर यूजफुल। राइबोसोम्स मूव थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड विथ हेल्प ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन राइबोसोम्स हेल्प्स इन सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स दैट आर बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन्स। उसके अलावा दे मेक सिग्नल प्रोटीन। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस सिग्नल प्रोटीन जो राइबोसोम्स बनाते हैं। देखो, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझो। हमारे बॉडी के अंदर जैसे डीएनएस हैं, इन डीएनएस डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनएस का एक पार्ट टूट करके आ जाता है, बाहर सेपरेट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आरएनए। ये आरएनए राइबोसोम्स से जा कर के मिलता है जब, तो फिर एक प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन को हम लोग कहते हैं सिग्नल प्रोटीन। एंड दिस सिग्नल प्रोटीन मूव्स फ्रॉम parents to their offsprings, and this is how information from parents to offsprings are passed. तो आप देखते हैं कि कैसे पेरेंट्स के जो भी फीचर्स हैं वो बच्चों में दिखते हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स जैसे कि हाइट हो गया या कॉम्प्लेक्सन हो गया या हेयर स्टाइल हो गया। तो वो सब इसीलिए होता है कि पेरेंट्स का जो डीएनए है उससे आरएनए जो निकलता है, वो आरएनए को फिर ये जो राइबोसोम है वो मल्टीप्लाई कर देता है, उसकी संख्या बढ़ा देता है, और फिर उसके मदद से फिर वो इंक्रीज नंबर ऑफ आरएनएस का वो फिर प्रोटीन बनाता है, सिग्नल प्रोटीन, एंड दैट सिग्नल प्रोटीन मूव्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। सरल भाषा में कहें तो देखो, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन मेथड से डीएनए से आरएनए निकला, आरएनए व्हेन मूव टू राइबोसोम्स, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट क्रिएट्स एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसको हम लोग, ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग सिग्नल प्रोटीन कह रहे हैं या मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं। मैसेंजर माने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मैसेज लेकर के जा रहा है, मैसेंजर आरएनए, राइट। तो मुद्दा ये है, एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ। देखिए, मैं भी कोई बायोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि राइबोसोम्स आर लाइक फोटोकॉपी मशीन्स। फोटोकॉपी मशीन में कैसा होता है कि एक ओरिजिनल कॉपी आप डालते हैं, फिर अलग अलग वो कॉपी निकाल करके दे देता है। ठीक वैसे ही राइबोसोम्स में कैसा है कि डीएनए से एक आरएनए निकल के आया और उस आरएनए का फिर वो अलग अलग कॉपी बना देता है, और उस कॉपीज़ की मदद से फिर वो प्रोटीन बना करके, जिसको हम लोग सिग्नल प्रोटीन या मैसेंजर आरएनए कहते हैं, फिर उससे इन्फॉर्मेशन पास होता है। सो दिस इज़ हाउ राइबोसोम वर्क्स। ये बात हो गई राइबोसोम्स की। दिस इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट राइबोसोम्स कि राइबोसोम्स क्रिएट मोर एंड मोर मैसेंजर आरएनए, डीएनए से आरएनए वो बनाता है। अब जरा देखते हैं कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हमारी बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है।
तो कोई भी इस तरह का वायरस होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, उसके बॉडी पे इस तरह के प्रोटीन्स लगे रहते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, रेड कलर का जो आप देख रहे हैं। वायरसेज आर हैविंग RNAs मेनली, दे डू नॉट हैव DNAs, तो उनके पास RNAs रहेंगे ऐसे सिंगल हेलिकल। मोस्टली वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, और जब वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो फिर वो हमारे लंग्स के सरफेस पे बैठ जाता है, और लंग सरफेस पे इस तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। उन रिसेप्टर्स की मदद से वो जाकर के हमारे सेल के अंदर घुस जाता है। अब जब हमारे सेल के अंदर घुस गया, और सेल के अंदर आप देखो क्या है, ये राइबोसोम। अब एक बार जब हमारे ये सेल के अंदर घुस गया तो सेल तो ऑलरेडी एक काम कर रहा होता है बेचारा, आंख बंद करके DNA से RNA निकला, RNA का वो कॉपी बना करके सिग्नल प्रोटीन बना रहा है, मैसेंजर RNA बना रहा है। अब ये कोरोना वायरस क्या करेगा हमारे सेल के अंदर घुसने के बाद, कि ये इस RNA को हटा देगा, इसको इस जगह से हटा देगा और खुद घुस जाएगा यहाँ पे। तो फोटोकॉपी मशीन की तरह यहाँ पे काम कर रहा था राइबोसोम, जो मिला उसका कॉपी बनाया जा रहा है, राइट। राइबोसोम कॉपी बनाया जा रहा था, पहले RNA का कॉपी बना रहा था, लेकिन अब उसके जगह पे कोरोना वायरस घुस गया। अब राइबोसोम को पता चलता नहीं है, वो फिर कोरोना वायरस का कॉपी बनाना शुरू कर देता हमारे सेल के अंदर। तो एक कोरोना वायरस घुसा और राइबोसोम उसकी कॉपी बना बना करके उसके नंबर्स बढ़ा देता है, और इतने नंबर्स बढ़ा देता है कि फिर ये कोरोना वायरस हमारे सेल के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस वगैरह, उसको मार देता है। एंड दिस कॉजेज डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस और एनी सच वायरस। तो मेन खेल जो है ये राइबोसोम का है। राइबोसोम ही हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस या किसी भी वायरस को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। वो RNA को हटा करके, जो RNA जिससे सिग्नल प्रोटीन बनता था, उसको हटा करके खुद घुस जाते हैं वायरसेस। अब तीसरी बात समझो कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई, एक बात बताई राइबोसोम के बारे में, दूसरा मैंने बताया कि कोई वायरस हमारे ऊपर कैसे अटैक करता है, तो उस राइबोसोम की मदद से अटैक करता है, अपनी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। अब जरा देखो वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इस वायरस के ऊपर इस तरह के स्पाइक्स लगे रहते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स लगे रहते हैं। इन स्पाइक प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं एंटीजेन, या कॉमन भाषा में बोले तो फॉरेन मटीरियल्स। और इन एंटीजेन या फॉरेन मटीरियल्स जैसे ही हमारी बॉडी में घुसते हैं, हमारी बॉडी में एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है कि कोई फॉरेन मटीरियल घुस चुका है हमारी बॉडी में, और फिर उस फॉरेन मटीरियल के खिलाफ हमारी बॉडी और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही इस तरह के एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये है फॉरेन मटेरियल या एंटीजेन, और जैसे हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेंगी, और ये एंटीबॉडीज़ दे एक्ट लाइक अ डिफेंस अगेंस्ट सच फॉरेन मटेरियल्स या एंटीजेन। तो जिसकी भी बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, दैट टू इन लार्ज नंबर, उनको फिर कुछ खास नहीं होता, थोड़े दिन बीमार पड़ते हैं, फिर वो रिकवर कर जाते हैं कोरोना वायरस या किसी भी वायरस के खिलाफ। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना जरूरी है। दीज एंटीबॉडीज़ आर की। जिनके शरीर में एंटीबॉडीज़ नेचुरल तरीके से नहीं प्रोड्यूस होते हैं या ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उन्हीं लोगों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक पीक। अभी जो भी वैक्सीन्स हैं कोरोना वायरस के या कोई भी वायरस के, उनका मेन काम यही है कि हर इंसान के बॉडी में इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप कर दिया जाए कि उनकी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दे इन प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल या एंटीजेन। तो यही वैक्सीन का काम होता है कि हमारी बॉडी को इस तरह से इक्विप करे कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। अब वैक्सीन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला जो इंडिया में फिर सीरम इंस्टीट्यूट ने जिसको बनाया, जो कोविशील्ड ब्रांड नाम से बिक रहा था या बिक रहा है हमारे देश में, उसमें कैसे क्या काम करता है, तो उसमें क्या किया हमने, चिंपैंजी के शरीर से एक वायरस लिया। दिस चिंपैंजीज कैरी ए काइंड ऑफ वायरस, एडेनो वायरस। ये वायरस जो है कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और इस वायरस को, एडेनो वायरस को लेकर के हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो ये जो एडेनो वायरस है ये कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इसके ऊपर भी इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन हैं। इसको लेकर के हमने वैक्सीन बनाया और लेकर के हमारी बॉडी में डाल दिया, और थोड़ा सा कमज़ोर करके ऑफ कोर्स, ताकि हमारी बॉडी जो है, जैसे हमारी बॉडी में एडेनो वायरस आया, हमारी बॉडी नेचुरली इसके खिलाफ एक्टिव हो गई और एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर ली। और जब एक बार एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गए, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी डेवलप हो गया, तो फिर फ्यूचर में अगर कोरोना वायरस भी हमारी बॉडी में घुसेगा तो भी ये एंटीबॉडीज़ उस कोरोना वायरस से हमें बचा लेंगे। सो दैट इज़ द आइडिया एंड दिस इज़ हाउ कोविशील्ड वर्क्स।
तो मतलब कोविशील्ड में एडेनो वायरस इस्तेमाल किया गया है, चिंपैंजी से लिया हुआ वायरस का इस्तेमाल किया गया है। जबकि वही कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया था और ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया था, उसमें इन्होंने क्या किया कि कोरोना वायरस के ही स्पाइक प्रोटीन को ले लिया। सो दे टुक द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस इटसेल्फ। इन्होंने कोरोना वायरस को लिया, इसको मार दिया और इसके स्पाइक प्रोटीन को लेकर के वैक्सीन बना दिया। अब हमारी बॉडी में जैसे ही ये पहुंचता है स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस तो मरा हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता, ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इस स्पाइक प्रोटीन तो अभी भी है उसके ऊपर, समझो तो इसकी लाश तो ऑलरेडी है वायरस की लाश, राइट। तो उसके प्रेजेंस में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगती है। एंड जैसे स्पाइक प्रोटीन को हमारी बॉडी देखेगी, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगेगी, और एंटीबॉडी क्रिएट हो गया तो फ्यूचर में अगर सच में जिंदा कोरोना वायरस भी आया तो भी उसके खिलाफ हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड कर पाती है। इसी कॉन्सेप्ट पे बना है स्पुतनिक वैक्सीन ऑफ रसिया। तो इस तरह के वैक्सीन्स बनते रहे अभी तक। यही दो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स थे, चिंपैंजी वाला एडेनो वायरस या फिर ये जो मॉडिफाइड जिसमें कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया लेकिन डेड या डीएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का। अभी एक नया तरह का वैक्सीन निकल के आया है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। अभी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कैसे काम कर रहा है ज़रा ये समझो। पहले एकदम ब्रीफ में समझा देता हूँ, फिर पढ़ के बताऊँगा। अभी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पुराने वैक्सीन्स की तुलना में उसका मेन अंतर ये है कि इसमें बहुत कम अमाउंट में ऐसे स्पाइक प्रोटीन डाला जाएगा। स्पाइक प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में डाला जाएगा, लेकिन इस तरीके से डाला जाएगा कि वो हमारे सेल के अंदर जा कर के और राइबोसोम्स की मदद से वो अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करे और ज़्यादा mRNA बनाए। मतलब वायरस वाले ऐसे डाले जाएंगे स्पाइक प्रोटीन्स, जैसे कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन होता वैसे स्पाइक प्रोटीन डाले जाएंगे, लेकिन ये स्पाइक प्रोटीन को इस तरीके से डाला जाएगा कि वो हमारे बॉडी के अंदर जा कर के वायरस वाले ही, कोरोना वायरस को ही डाला जाएगा, उसके स्पाइक प्रोटीन डाले जाएंगे, लेकिन इस तरीके से डाला जाएगा कि वो जा कर के और हमारे बॉडी के राइबोसोम में मिल जाए, और राइबोसोम से जा कर के वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे और ज़्यादा ज़्यादा मैसेंजर आरएनए बनाए। जब ज़्यादा ज़्यादा मैसेंजर आरएनए बनेंगे तो फिर उसके खिलाफ हमारी बॉडी खुद से ही एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी, और जब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी तो हम लोग फिर फ्यूचर में कोरोना वायरस के अटैक से बच पाएंगे। सो दिस इज़ द आइडिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। मैं फिर बता रहा हूँ, पहले जितने भी वैक्सीन्स थे इसमें कैसा था कि बाहर से ही वायरस डाला जा रहा था, या तो कमज़ोर तरीके से, नहीं तो दूसरा नया तरीके का मॉडिफाइड वायरस डाला जा रहा था। लेकिन ये जो नया वाला मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, इसमें बहुत कम अमाउंट में बाहर से वायरस डाला जाएगा, लेकिन ये वायरस जा कर के हमारे बॉडी के राइबोसोम्स में जा कर के मल्टीप्लाई होकर के और ज़्यादा वायरस वाले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर प्रोटीन बनाएगा। और जब मैसेंजर प्रोटीन बनेगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडीज़ फिर रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडीज़ बनाएगी और हमारी बॉडी के अंदर वो फिर डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो मुख्य अंतर ये है कि पुराने वाले जो वैक्सीन्स थे उसमें पूरा का पूरा वायरस बाहर से डाला जा रहा था ताकि उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट कर पाए, लेकिन ये जो नया वाला वैक्सीन है इसमें बहुत कम अमाउंट में वायरस डाला जाएगा। और इसी कारण से mRNA वैक्सीन इज़ दैट रिक्वायर स्मॉलर डोज। तो इसमें वैक्सीन का भी डोज कम होगा, हो सकता है कि इसमें 2 के जगह पे एक ही डोज पे काम हो जाए। सो द एडवांटेज ऑफ mRNA वैक्सीन इज़ दैट इट रिक्वायर्स ए स्मॉलर डोज बिकॉज इसमें तो अंदर जाकर के वैक्सीन खुद ही मल्टीप्लाई वायरस खुद ही मल्टीप्लाई करेगा विथ हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। So since most of the vaccine contains weakened or dead bacteria or virus, this scientists have developed new type of vaccine, that is messenger RNA vaccine. Messenger RNA vaccine works by introducing a a part of messenger RNA that corresponds to viral protein. तो जो वायरस का अपना RNA है उसी के जैसा एक mRNA डाला जाएगा, but this mRNA will produce more viral protein, and as a part of as against this viral proteins our immune system will develop antibodies. न्यूज़ यही है कि इंडिया के अंदर हमने अपना खुद का पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन बना दिया है। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जेम कोवैक 19। मतलब ये जो वैक्सीन है
इस वैक्सीन का ब्रांड नेम है जेम कोवैक 19, जो mRNA वैक्सीन है. इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाई पुनेज जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, न्यूज़ यही है कि IRENA ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने भारत सरकार के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया. तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, है क्या. एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. 2009 में इसको बनाया गया था. इसका हेड क्वार्टर है इन अबू धाबी UAE. इसके टोटल 164 मेंबर्स हैं. इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ IRENA. IRENA इज़ ऑफिशियल ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन में. करंट न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक पार्टनरशिप साइन की गई है IRENA और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में. इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट का मुख्य गोल है कि भारत की मदद करेगा IRENA इन अचीविंग द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030. अब ये जो टारगेट है, टारगेट ऑफ 500 gigawatt of non-fossil fuel electrical capacity by 2030. This target was set up for India during COP26 at Glasgow in December 2021, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट करते हुए भारत की इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो पॉलिसी को अनाउंस किया, जिसका नाम है पंचामृत स्ट्रैटेजी. तो पिछले साल ये पंचामृत स्ट्रैटेजी अनाउंस की गई थी, जिसमें 5 प्रपोजल्स या 5 टारगेट सेट किए थे इंडिया ने. उसमें से एक टारगेट था टू इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अप टू 500 गीगावाट बाय 2030. और उसको अचीव करने के लिए अब भारत ने IRENA के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने. बाकी सारे टारगेट्स भी एक बार ब्रीफली देख लो पंचामृत के. अचीविंग नेट जीरो बाय 2070, रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स till 2030, increasing renewable energy component to 50% of the total energy requirement by 2030, and reducing carbon intensity by 45% by 2030. IRENA से रिलेटेड एक UPSC ने 2014 प्रीलिम्स में सवाल पूछा था. ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अभ्यास. अभ्यास द टारगेट. तो क्या है अभ्यास, देखते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट. अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. इसको शॉर्ट में कहते हैं हीट. तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सरल सा मतलब ये है कि इसको इसीलिए बनाया गया है कि हमारे बाकी मिसाइल्स इसको टारगेट हिट कर करके अपना प्रैक्टिस कर सके. भाई मान लो लड़ाई जब हो जाएगी, उस टाइम में मिसाइल टेस्ट थोड़ी करने चलोगे कि ये सही टारगेट को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो पहले से मिसाइल टेस्टिंग तो करके रखना होगा ना. तो मिसाइल की सही टारगेट को सही जगह पे हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए मिसाइल टेस्टिंग के लिए एक टारगेट बनाया गया है, एरियल टारगेट, जो हवा में उड़ता हुआ टारगेट होगा. एक्सपेंडेबल मतलब जिसको बर्बाद किया जा सकता है. तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट है अभ्यास. ये है, इस तरह का कुछ अभ्यास होगा और इसको हमारे मिसाइल्स हिट करके टारगेट अपना प्रैक्टिस करेंगे. जैसे आप टेस्ट पेपर लगा करके प्रैक्टिस करते हैं पहले ही, वैसे ही ये अभ्यास हीट सिस्टम है जिसको DRDO ने बनाया है ताकि हमारे बाकी मिसाइल जो हैं इसको टारगेट कर करके अपनी प्रैक्टिस कर सकें. अभ्यास, अभी अभ्यास का टेस्ट हुआ है कल कि अभ्यास ठीक से उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है. तो अभ्यास वाज सक्सेसफुली टेस्टेड येस्टरडे एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कोस्ट ऑफ उड़ीसा. आई होप यू आर क्लियर अबाउट अभ्यास. सीधा सीधा PT में आपसे सवाल पूछ लेगा. अभ्यास रिलेटेड टू डिफेंस विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट. पहला मिसाइल, दूसरा ड्रोन, तीसरा ऐसा कुछ सवाल दे सकता है सोनार सिस्टम या रडार सिस्टम, और चौथा एन एरियल हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट, ऐसा कुछ दे देगा. राइट, मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया नहीं है क्योंकि अभी अभी तो पढ़ाया मैंने, तो इसमें क्या दूं मैं आपको, आराम से आप हिट कर देते हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. बट PT में इस तरह से सवाल आ सकते हैं. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं.
2022 Resilient Democracy Statement. It was recently adopted in G7. It focuses on protecting freedom of expression and opinion in online mode only. This is wrong. Online, offline, both था ये. And consider the following statements. Which of the following are incorrect about gig economy? So it mainly involves परमानेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट. येस, दिस इज रॉन्ग. इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये गलत है. सो पहला गलत है. इट प्रोवाइड चीपर एंड मोर एफिशिएंट सर्विसेज टू द यूजर्स. ये तो सही स्टेटमेंट है, बट यहाँ इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. और जीएसटी का तो प्रपोज्ड बेनिफिट तो ये तीनों ही हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.